से संबंधित है। ठीक है, WE जो शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट है वो कौन सा संगठन जारी करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, ये प्रबंध का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसके द्वारा लागत न्यूनतमीकरण, नियंत्रण एवं सीमित साधनों से अधिकतम लाभार्जन के प्रयास किए जाते हैं। इस कथन के संबंध में इस कथन द्वारा किसके संदर्भ में बात की जा रही है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बजटरी नियंत्रण। एक प्रबंध का एक महत्वपूर्ण उपकरण जिसके द्वारा लागत न्यूनतमीकरण, नियंत्रण एवं सीमित साधनों से अधिकतम लाभ अर्जन के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बजटरी नियंत्रण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में M3 का क्या अभिप्राय है? बैंकिंग क्षेत्र में M1, M2, M3 है, जो इसके मतलब M3 का क्या संबंधित है? M3 का मतलब होता है ब्रॉड मनी, विस्तारित मुद्रा है वो ऐसा M3 का इसका मतलब है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 हो गया, भारतीय समय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक यमोत्तर रेखा माना जाता है। ठीक है, एक और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत में 6 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये दूसरा कथन गलत है, केवल एक सही हो जाएगा। ये 6 राज्य यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है, 82.5 डिग्री 5 राज्यों से गुजरती है, ये 5 राज्यों से गुजरती है और यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से गुजरती है। देखिए 82.5 डिग्री है वो तो मानक यमोत्तर रेखा है, पहला स्टेटमेंट सही है, जो इलाहाबाद, नैनी से गुजरता है। ठीक है, और दूसरा कथन है वो गलत है क्योंकि वो 6 से नहीं 5 राज्यों से गुजरती है। और कौन कौन से 5 राज्यों से गुजरती है? यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। ठीक है, किस कंपनी अधिनियम में अनिवार्य आंतरिक अंकेक्षण की व्यवस्था की गई है? किस कंपनी अधिनियम में अनिवार्य आंतरिक अंकेक्षण की व्यवस्था की गई है? तो कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर आंतरिक अंकेक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ये ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग के क्वेश्चन है, जो प्री का टॉपिक नहीं है, मेंस का टॉपिक है, लेकिन आश्रम के अंदर मेंस के 1-2 सब्जेक्ट साथ में चलते हैं, तो उस वजह से इसमें भी क्वेश्चन डाल दिए उनके कुछ। ठीक है, उत्तरी आइनाथ नॉर्थ सोल्टेड की स्थिति होगी तो निम्नलिखित में से क्या घटित नहीं होगा? कौन सा घटित नहीं होगा? उत्तरी आइनाथ की स्थिति के समय कौन सा नहीं होगा? तो देखिए सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पड़ेगी। जब उत्तरी आइनाथ होगा तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पड़ेगी, बिल्कुल कथन सही है। 21 जून जब उत्तरी आइनाथ होगा तो 21 जून का दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा, ये भी सही है। दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी, जब उत्तरी आइनाथ होगी तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी, तीनों का स्टेटमेंट सही है। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, ये गलत है। चौथा कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी तब उत्तरी आइनाथ होगा। ठीक है, तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसने पूछा कौन सा घटित नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 पे बात करते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पनामा जल संधि उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। तो पनामा जल संधि है वो उत्तरी अमेरिका से दक्षिण अमेरिका को अलग करती है। ठीक है, नंबर 2 बेरिंग जल संधि है वो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, सही है। पाक जल संधि है भारत को श्रीलंका से पृथक करती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, 2 और 3, क्योंकि ये जब उत्तरी अमेरिका ये दक्षिण अमेरिका है तो इसके बीच में ये आता है मैक्सिको की सिटी है, बीच में मैक्सिको आती है। ठीक है, और पनामा जल संधि उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। इसने ऊपर अलग करने के लिए बारे में स्टेटमेंट में अलग करने के लिए कहा गया था। ठीक है, ये अलग नहीं करती, इन दोनों को जोड़ती है। ठीक है, देखिए स्थल संधि है देर का, यहाँ पे स्थल संधि देर का, यहाँ पे जल संधि देर का है। ठीक है, स्थल संधि क्या करती है? 2 स्थलों को आपस में जोड़ती है, जबकि जल संधि क्या करती है? 2 जल क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है। तो अगर पनामा स्थल संधि की बात करें तो ये पनामा नहर है, स्थल संधि है, तो ये 2 स्थानों को आपस में जोड़ेगी, ये 2 स्थानों को अलग नहीं करेगी। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को आपस में
जोड़ती है, और यहाँ पे अलग करना दे रखा है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, बेरिंग जल संधि है तो दो जल क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगी, आर्कटिक क्षेत्र और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। और पाक जल संधि भारत श्रीलंका के लिए, इसलिए दो कथन सही हो जाएंगे, पहला गलत है। ठीक है, और किन ग्रहों के मध्य क्षुद्र ग्रह अवस्थित होता है? एस्टेरॉइड्स किन ग्रहों के मध्य अवस्थित होता है? तो एस्टेरॉइड होता है मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य होती है। देखिए, पर जो सूर्य व जो चार, जैसे पहले जो चार ग्रह होते हैं उसके बाद में ये क्षुद्र ग्रह अवस्थित होते हैं। ठीक है, और फिर वापस जो चार ग्रह होते हैं वो वापस होते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर 8 ग्रह हैं तो वो कैसे याद रखने हैं उनको? बी बस PM और बस UN। एक और नंबर है, अगर आपको क्रम वाइज अगर 8 ग्रह याद नहीं रहते हैं सूर्य की दूरी के आधार पर, तो उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। कैसे रखेंगे? जैसे ये सूर्य है और यहाँ पे ऐसे कैसे रखेंगे? देखिए, बुध पहला आएगा, बुध। ठीक है, उसके बाद में आएगा शुक्र। ठीक है, उसके बाद में आएगा पृथ्वी। ठीक है, उसके बाद में आएगा मंगल। ये 4 ग्रह आएंगे। ठीक है, 4 ग्रह के बाद में यहाँ पे वो क्षुद्र ग्रह अवस्थित होगा, एस्टेरॉइड, मंगल के बाद में, और फिर वापस बृहस्पति आ जाएगा। तो जो आज मंगल और बृहस्पति के बीच में ये हो जाएगा। इनको याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे? देखिए, तो एक सूत्र है, बस PM, फिर यहाँ पे एस्टेरॉइड आ जाएगा क्षुद्र ग्रह, और आगे आ जाएगा बस UN। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, बस PM बस UN। अगले 4 ग्रुप बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और पीछे वाले 4 ग्रह इसमें आ जाएंगे। ठीक है, यूरेनस नेपच्यून बृहस्पति शनि। ठीक है, ऐसे 4 4 और 8 याद रख सकते हैं। क्षुद्र ग्रह इन चारों के बीच में आ जाएगा। तो देखिए, प्रश्न नंबर 9 है, संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना के बारे में कथन है, देखिए पहला स्टेटमेंट है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने उद्देश्यता को पारित किया था। देखिए, इसमें वर्ड दिया है पारित करना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देशिका है वो प्रस्तुत की गई थी, पारित नहीं की गई थी। ठीक है, पारित की गई थी 22 जनवरी 1947 को, अगले साल। 13 दिसंबर है, लास्ट है, ये तीसरी मीटिंग थी। इसके बाद में 9वीं पहली मीटिंग, 11 और 13 तीसरी मीटिंग के दिन हुई थी। प्रथम 3 मीटिंग संविधान सभा की 9, 11, 13 को हुई थी, और उसमें सिर्फ इसको प्रस्तुत किया गया था, पारित किया गया था 22 जनवरी को। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत होगा। प्रस्तावना में 6 प्रकार की स्वतंत्रता, ये भी गलत है, क्योंकि 5 प्रकार की दे रखी है, इसलिए न 1 और न 2। ठीक है, तो इसको सेम से हो जाएगा, न तो 1 और न तो 2। ठीक है, और इनमें से किसका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है? तो जो देखिए, मौलिक अधिकार मूल कर्तव्य प्रस्तावना, ये सामाजिक और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनका उद्देश्य होगा सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, DPSP का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जिसके अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना निहित है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, जबकि DPSP का उद्देश्य है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। देखिए, प्रश्न नंबर 11 है, संविधान सभा की निम्नलिखित कमेटीज पर विचार कीजिए। ठीक है, संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी, संघीय संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूट कमेटी व राज्यों से समझौता करने वाली समिति। उपयुक्त समिति में से किस समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे? तो देखिए, जहाँ संघ आता है वहाँ नेहरू होता है, जहाँ राज्य आता है वहाँ नेहरू होता है। ठीक है, तो देखिए, इन सब का अध्यक्ष है वो नेहरू जी थे, इन तीनों का अध्यक्ष नेहरू जी थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, इसका सही आंसर है। ठीक है, प्रारूप समिति के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? तो देखिए, इसका गठन अगस्त 1947 को हुआ था। अगर सही डेट बात करें तो 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन। ठीक है, इस समिति के 7 सदस्य थे, बिल्कुल सही है। इसके एक सदस्य DP खेतान की मृत्यु होने के बाद में TT कृष्णमाचारी को जगह दी गई थी, बिल्कुल सही है। तो सभी उपरोक्त कथन सही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और संविधान के लागू होने के बाद इनमें से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संविधान में सबसे अधिक अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी? तो देखिए, सबसे अधिक अनुसूचियाँ जोड़ने की बात की गई है, तो इसमें सबसे अधिक अनुसूची जोड़ी गई थी PV नरसिम्हा राव के समय, क्योंकि 8 अनुसूचियाँ थी पहले थी मूल संविधान में। एक 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 1951 में प्रथम संशोधन में, और उसके बाद में एक साथ में 2 अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी
10वीं आपको पता है कि जोड़ी गई थी 82 संविधान संशोधन में, और उसके बाद में 11वीं 12वीं जोड़ी गई थी पीवी नरसिम्हा का 73वां और 74वां संविधान संशोधन के समय। ठीक है, 11वीं 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 1991 से 96 तक प्रधानमंत्री है पीवी नरसिम्हा राव। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन के समय 2 अनुसूचियां एक साथ जोड़ी गई थी, बाकी 8 तो मूल संविधान में ही थी। ठीक, देखिए प्रश्न नंबर 14 है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य की तरह वाद योग्य नहीं है। बिल्कुल सही है, ये वाद योग्य नहीं है। इसमें संशोधन कर सकती है, बिल्कुल संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती मामले के अनुसार संशोधन तो कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस पर संविधान लागू होने की तिथि का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति भारतीय संघ इंडियन यूनियन के संदर्भ में सही है? ठीक है, अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। ठीक है, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ और राज्यों का संघ। कौन सी उक्ति भारतीय संघ के संदर्भ में सही है? तो देखिए, भारतीय संघ है वो राज्यों का संघ है, ये भी सही है। विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है, ये भी सही है। और अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 2 और 3 हो जाएगा। पहला इसका नहीं होगा, 2 और 3 हो जाएगा। ये 2 है, जैसे विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। ठीक है, मतलब अलग अलग राज्य हैं वो आपस में विभाजित है, लेकिन संघ है वो अविभाज्य है, एक है। ठीक है, राज्यों का संघ है, दोनों कथन सही है। पहला कथन है वो सही नहीं हो जाएगा। अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है, ये सही नहीं होगा, बाकी सब सही है। तो देखिए प्रश्न नंबर 16 है, नागरिकता सिटीजन के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। ठीक है, जैसे संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उपबंध है, बिल्कुल सही है। नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है, ये भी सही है। संसद ने नागरिकता से संबंधित कानून सर्वप्रथम 1955 में बनाया था, तीनों कथन सत्य है। भाग 2 में उल्लेख है कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है, और 1955 में सर्वप्रथम नागरिकता पर कानून बनाया था, बिल्कुल सही है, तीनों कथन सही है। चौथा कथन है, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश व म्यांमार को अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्रदान की। ये गलत है, म्यांमार की जगह अफगानिस्तान है, म्यांमार नहीं आएगा। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्रदान करता है ये नागरिकता अधिनियम 2019। ठीक है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है। सभी मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है तथा कुछ मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। देखिए तीनों कथन सत्य हैं। मौलिक अधिकार में संशोधन है, संसद है संशोधन कर सकती है केशवानंद भारती के बाद में। ठीक है, वाद योग्य है क्योंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और कुछ मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, ये भी कथन सत्य है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। जैसे मौलिक अधिकार है संशोधन किया जा सकता है वाद के बाद में, वाद योग्य है, इनका उल्लंघन पर उच्चतम न्यायालय व न्यायालय जा सकते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए कुछ सभी मौलिक अधिकार की व्यवस्था करता है, साथ ही विदेशी नागरिकों के कुछ मौलिक करता है, 15, 16, 19 और 29, 30 को छोड़कर। ठीक है, और अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18, अनुच्छेद 19 में उपबंधित स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। ठीक है, तो देखिए कारोबार करने का अधिकार 19 में है, संघ बनाने का अधिकार भी 19 में है, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का भी अधिकार 19 में है। ठीक है, विदेश भ्रमण का अधिकार है वो 19 में नहीं होकर के जीवन जीने की स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में है। ठीक है, आर्टिकल 19 में मूलतः 7 स्वतंत्रता का उल्लेख था। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को निश्चित कर दिया गया था। अब 6 स्वतंत्रता शामिल है जिसमें विदेश भ्रमण का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, ये अनुच्छेद 21 में है। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह उपबंध किया गया कि राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक संगठन, स्वायत्त संचालन व लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देंगे? किस संविधान संशोधन के द्वारा ये घोषित किया गया था? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा जो सेंसर हो जाएगा पहला 97वां संविधान संशोधन 2011। जो सहकारिता से संबंधित संविधान संशोधन था वो राज्य सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन तथा लोकतांत्रिक नियंत्रण का व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दे।
तो जो सहकारी से संबंधित जो भी अधिनियम था वो 97 संविधान संशोधन 2011 था। ठीक है, 97 संविधान संशोधन 2011 द्वारा अनुच्छेद 43B जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समिति का प्रावधान था। ठीक है, आर्टिकल 43B। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य है? ठीक है, भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। तो देखिए, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के संदर्भ में व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। ठीक है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1, 2, 3, 4 सभी हो जाएंगे, क्योंकि सभी भारत के मौलिक कर्तव्य में शामिल है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक से उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का प्रयास करें, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, सभी है वो मौलिक कर्तव्य में शामिल है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य देखिए कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1946 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। किसकी समिति पर जोड़े गए थे? सरदार श्रवण सिंह की समिति पर। सरदार श्रवण सिंह की समिति ने 8 जो मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 2 सरकार ने अपने मन से जोड़े गए थे। ठीक है, और फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था जो शिक्षा का था। अब कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 21 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है, तो देखिए स्टेटमेंट पे बात करते हैं। संविधान का संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक प्रस्तावित किया जा सकता है। तो ये कथन एकदम सही है। संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया में है, इसका कथन सत्य होगा। देखिए हमें गलत कथन चेक करना है। ठीक है, इस हेतु विधेयक को केवल मंत्री द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, ये इसका गलत कथन है, क्योंकि जो संविधान संशोधन है इस हेतु मंत्री या फिर जो गैर मंत्री है उसके द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। संविधान के भाग 20 में इसका उल्लेख है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये केवल मंत्री वाला, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए संविधान संशोधन विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अभी देखिए प्रश्न नंबर 22 पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की संघीय विशेषताएं हैं? देखिए संविधान की 2 तरह की विशेषता हम पढ़ते हैं, एक संघीय विशेषताएं पढ़ते हैं और एक जो संविधान की है वो एकात्मक विशेषताएं पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सी संघीय विशेषताएं हैं? तो देखिए संविधान की सर्वोच्चता है वो संघीय विशेषता है, स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी संघीय विशेषता है, जबकि एकल नागरिकता ये एकात्मक की विशेषता है, और अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो भी एकात्मक की विशेषताएं पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो संघीय विशेषता 2 ही है, संविधान की सर्वोच्चता व स्वतंत्र न्यायपालिका, जबकि एकल नागरिकता व अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो एकात्मक नागरिकता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 व 2, केवल 1 व 2 इसका जो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, एकल नागरिकता व अखिल भारतीय सेवाएं संविधान की एकात्मक विशेषता है, जबकि संविधान और स्वतंत्र नागरिकता वो संघीय संविधान की विशेषता है। ठीक है, समवर्ती सूची के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो समवर्ती सूची है संसद को भी है, राज्य विधानमंडल को भी है, ए और बी दोनों को है। देखिए समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, मूलतः 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। इन 52 विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को है। समवर्ती सूची के तहत निर्मित कानून पर यदि सरकार संसद व राज्य विधानमंडल में टकराव होता है तो संसद का कानून प्रभावी होता है। ठीक है, विकल्पों में से कौन क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है? देखिए क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष है वो गृह मंत्री होता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं होता है, वो हमेशा गृह मंत्री होता है। ठीक है, संविधान राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? देखिए तो राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदस्य करते हैं, ये शामिल होता है। राष्ट्रपति लोकसभा के एंग्लो इंडियन शामिल नहीं होते हैं। राज्य के विधानसभा सदस्य शामिल होते हैं। दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभा निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल होते हैं। तो संसद के दोनों सदस्य दोनों निर्वाचित सदस्य, ठीक है, दोनों सदनों के। और लोकसभा एंग्लो इंडियन शामिल नहीं होता है, राज्य विधानसभा के शामिल होते हैं, और दिल्ली व पांडुचेरी के भी शामिल होते हैं। तो 1, 3 व 4 इसका जो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1, 3, 4। प्रश्न नंबर 26 पे बात करते हैं, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
ठीक है। इनमें से कौन सी संसदीय समिति में केवल लोकसभा के सदस्य ही होते हैं? देखिए, प्राक्कलन समिति है, एस्टीमेट समिति है, उसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। बाकी पीएससी लोक लेखा समिति या सहकारी उपक्रम समिति, इनमें लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। ठीक है। एक प्राक्कलन समिति है, उसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। प्राक्कलन समिति में सभी 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, सभी की सभी लोकसभा की होती है। ये सबसे बड़ी संसदीय समिति है। ठीक है। लोक लेखा समिति 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा व 7 राज्यसभा होते हैं। सहकारी उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा व 7 राज्यसभा होता है। ठीक है। तो लोक लेखा समिति हम सहकारी उपबंधु समिति में बराबर होते हैं। बाकी प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी लोकसभा के होते हैं। ठीक है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। राष्ट्रपति द्वारा इसे उसी तरह हटाया जाता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उपरोक्त कथन किसके संदर्भित करता है? तो देखिए, किसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है? तो यदि ऑप्शन की बात करें तो भारतीय देखो न्यायालय का न्यायाधीश और संघ लोक सेवा आयोग, तो संघ लोक सेवा आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान में उल्लेख नहीं है और ये न्यायाधीश भी नहीं होंगे। ठीक है। ये दो इसमें कट गए। अभी देखिए, यूपीएससी के जो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है उसका कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है, लेकिन उसको हटाने की प्रक्रिया है वो इससे अलग है। इसका जो सेंसर हो जाएगा के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है। देखिए, के संदर्भ में उपरोक्त परिच्छेद के संबंध में बात पूर्णतः सही है, क्योंकि महान्यायवादी का कार्यकाल स्पष्ट उल्लेख नहीं है संविधान में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है वो 62 वर्ष है। इसमें 6 और 65 दे रखा था, लेकिन इसमें 62 वर्ष। ठीक है। यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 या 65 वर्ष की आयु है, लेकिन पद से हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों जैसी नहीं है। ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर के हो जाएगा। ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में अष्टांगिक मार्ग का संबंध है। तो अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित ऐतिहासिक युद्धों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है हमको। ऐतिहासिक युद्धों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, खानवा, पानीपत, चंदेरी व गागरा में सबसे पहले आया था पानीपत का युद्ध। ठीक है। उसके बाद में आया था खानवा का युद्ध, उसके बाद में चंदेरी और इसके बाद में गागरा। 2, 1, 3, 4 आए थे। 2, 1, 3, 4 है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो पानीपत का युद्ध 1526, खानवा का 27, चंदेरी 28 व गागरा का 1529 में हुआ था। इनको अगर आपको याद रखना है, याद रखने का तरीका है, तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये जैसे 4-5 युद्ध है, तो इनको याद कैसे रखेंगे? पान खाकर चल गर। देखिए, एक बात याद रखिए, पान खाकर गर चल नहीं होता है, पान खाकर चल गर होता है। ठीक है। पान खाकर चल कर। तो ये जैसे इनका क्रम बार बार पूछा जाता है, क्योंकि इनमें ज़्यादा गैप भी नहीं है, 1-1 साल का मुश्किल से गैप है, तो ये इधर उधर अगर हो जाता है तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पान खाकर चल कर। ठीक है। पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। ठीक है। प्रश्न नंबर 31 पे बात करते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में जयमल सिंह राठौड़ और फतेह सिंह केलवा फत्ता किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो देखिए, जयमल पत्ता की बात की तो जयमल पत्ता है वो अकबर के समकालीन थे। प्रश्न नंबर 32 पे बात करते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नागौर का दरबार, संबंधित शासक अकबर। ठीक है। मेवाड़ की मुगल संधि, संबंधित शासक शाहजहां। तो ये शाहजहां नहीं था। ठीक है। यहाँ पे जहांगीर था। औरंगजेब के समकालीन मेवाड़ शासक राज सिंह। तो राज सिंह सही था, जिसने हिंदू मंदिरों की रक्षा की थी औरंगजेब से। तो इसका जो उपयुक्त में सही सम्मिलित कथन है 1 और 3 हो जाएंगे, दूसरा कथन है गलत है। ठीक है। 33वें में बात करते हैं 1909 के शासन अधिनियम के संदर्भ में गलत कथन बताना है। 1909 के संदर्भ में गलत कथन बताना है। तो इसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन या प्रतिनिधि का अधिकार दिया गया था। 1909 बिल्कुल सही है। पहली बार जो है वो इसमें बात की गई थी, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की बात 1909 में की गई थी। ठीक है। मार्लो मिंटो अधिनियम बोलते हैं जिसे, इसे मार्लो मिंटो सुधार भी कहता है। बिल्कुल सही है। इस समय लॉर्ड मार्लो भारत के गवर्नर जनरल थे। ये गलत कथन है। मिंटो है वो भारत के गवर्नर जनरल थे, मार्ले है वो भारत सचिव थे। ठीक है। मार्ले मिंटो बोलते हैं। जो पहले है मार्ले
ठीक है, ये भारत सचिव था। और बाद में है जो मिंटो नाम आता है, मिंटो, वो गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो इसमें गलत कथन कौन सा है? सी। प्रश्न नंबर 34 पे बात करते हैं, निम्नलिखित कार्यवाही व गतिविधियां को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, इनका अब कालक्रम आपको बताना। जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट और चौराचारी कांड, उसके देख तो ये सभी का एक क्रम है, ये एकदम देखिए फिक्स क्रम है। सूरत अधिवेशन पहले हो गया था, चौराचारी कांड अशोक आंदोलन के बाद में हुआ था 1922 में, ये पहले हो गया था, ये बाद में हो गया था। रोलेट एक्ट 1919 में हुआ था, और रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो इसका अगर सही से क्रम देखें तो 4 नंबर सबसे पहले हो जाएगा रोलेट एक्ट, फिर आ जाएगा, फिर जलियांवाला आ जाएगा, फिर चौराचारी आ जाएगा। ठीक है, तो 4 2 1 3 हो जाएगा। सूरत अधिवेशन 1907, मार्च 1919, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग अप्रैल 1919। रोलेट एक्ट के विरुद्ध में इसका परिणाम था जलियांवाला बाग कांड, और इसका जलियांवाला हत्याकांड बाद में अशोक आंदोलन चौराचौरी कांड के बाद में रोका गया था। ठीक है, तो 5 फरवरी 1922 को चौराचौरी कांड हुआ था, जिसके तहत 12 फरवरी को अशोक आंदोलन रोक दिया गया था। ठीक है, अभी साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? प्रश्न नंबर 35 से साइमन कमीशन का क्या उद्देश्य था? तो यदि देखिए 1919 के अधिनियम के माध्यम से हुई भारत की राजनीतिक प्रगति की जांच करना साइमन कमीशन का उद्देश्य था। बिल्कुल सही है, पहला ही आंसर हो जाएगा इसका। देखिए, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना उसकी कोई भी नहीं था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए आंदोलनों को दबाकर ये भी नहीं था। क्रांतिकारी आंदोलन को समाप्त करने की रणनीति ये भी नहीं था। सिर्फ साइमन कमीशन गठित हुआ था 1919 के जो अधिनियम था उसमें ये पहले ही बात कर रखी थी कि 10 वर्षों बाद में गठित किया जाएगा, तो यह 2 वर्ष पहले गठित कर दिया गया था। इसलिए किया गया था क्योंकि 1919 के तहत जो सुधार हुए थे भारत में, उनकी जांच करनी थी कि कितनी प्रगति हुई है इन 10 सालों में, इसलिए वो गठित किया गया था। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में हुए गोलमेज सम्मेलन पर विचार कीजिए। तो देखिए, गोलमेज सम्मेलन पर अगर बात करें इससे संबंधित कथनों पर, तो भारतीय संविधान के निर्माण पर चर्चा करने के लिए कुल 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे। बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन पर व्यक्तिगत तौर पर भाग लिया था। तो महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन पर कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें दूसरा सही है। देखिए, दूसरा अगर एक तरफ से देखें तो महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, बिल्कुल सही है। अगर इतना कथन आता तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द दे दिया व्यक्तिगत तौर पर भाग लिया, तो इसकी वजह से यह कथन गलत हो जाता है। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था, व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने भाग नहीं लिया था। बाकी पहला कथन सही है, 3 शामिल हुए, दूसरे में महात्मा गांधी शामिल हुए थे, लेकिन वो कांग्रेस की तरफ से शामिल हुए थे। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा केवल 1। ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गवर्नर जनरल गांधी इरविन ने जारी किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य दलित वर्गों हेतु पृथक निर्वाचन पद्धति आरंभ करना था। इसके विरुद्ध पुनः समझौता हुआ था। तो देखिए, जो ये इसका जो कथन है तीनों, इसमें दूसरा और तीसरा सही होगा, क्योंकि इसका उद्देश्य दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन आरंभ करना था, वे इसके विरुद्ध में पुनः समझौता भी हुआ था। जो पहला कथन है गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने जारी किया गया था, ये गलत है। ठीक है, तो 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह देखिए, सांप्रदायिक पंचायत है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में जारी किया गया था। यह रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा जारी किया गया था। ये प्रत्येक निर्वाचन प्रणाली पर आधारित था, और इसके विरुद्ध में फिर पुनः समझौता हुआ था अम्बेडकर और। तो देखिए, बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 पर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। तो देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, ये गलत कथन है। वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं था। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम जो है गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1833 एक्ट में जब गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, उस समय विलियम लॉर्ड बेंटिंग था। ठीक है, विलियम बेंटिंग था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है वो विलियम बेंटिंग था, ये गलत कथन हो गया। ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, देखिए, भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, और भारत के अगर अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो वो सी राजगोपालाचारी थे। सबसे अंतिम में सी राजगोपालाचारी थे, इसलिए ये भी गलत है। ठीक है, भारत के प्रथम वायसराय 1858 एक्ट में वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनाए गए थे, ये एकदम सही है। ठीक है, तो इसमें केवल 3 है जो सही हो जाएगा, केवल 3 सही हो जाएगा। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, और अंतिम राजगोपालाचारी थे। ठीक है,
प्रश्न 39 है, कुप्रशासन और अजागरूक जनता इनमें से किस लोकोक्ति के अर्थ को इंगित करती है? ठीक है, कुप्रशासन एवं अजागरूक जनता। ठीक है, अंधेर नगरी एवं चौपट राजा। ठीक है, 1919 शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई है। देखिए, केंद्र में द्वैध शासन की बात की, केंद्र में द्वैध शासन शुरू हुआ था 1935 के अधिनियम में। ठीक है, 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन हुआ था, इसलिए यह कथन गलत है। इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल 2। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वृंदावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह पोर्ट की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। ये किस राज्य में वृंदावन बंदरगाह है? तो वो महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, और देखिए वृंदावन बंदरगाह एक प्रमुख बंदरगाह है जो महाराष्ट्र में स्थित है। ये भूस्वामित्व मॉडल में विकसित किया जाएगा। कौन से मॉडल पर विकसित किया जाएगा? तो भूस्वामित्व मॉडल पर विकसित किया जाएगा। ठीक है, कभी कभार समाचारों की सुर्खियों में रहने वाले ईज ऑफ लिविंग सूचकांक निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है? तो सूचकांक का नाम क्या है? ईज ऑफ लिविंग सूचकांक। ठीक है, तो ये आवास एवं शहरी मंत्रालयों की पहल है। ईज ऑफ लिविंग जो सूचकांक है वो आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। सही आंसर हो जाएगा 1। हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में 13वें कोप शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये किससे संबंधित है? 13वें कोप शिखर सम्मेलन। तो 13वां जो कोप शिखर सम्मेलन हुआ था वो वन्य जीवों के प्रवासियों के संगमसर में हुआ था। देखिए, जलवायु के परिवर्तन के लिए नहीं हुआ था, मानव तस्करी के लिए भी नहीं था, मरुस्थलीकरण रोकथाम नहीं था, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए 13वां कोप सम्मेलन आयोजित हुआ था गुजरात के गांधीनगर में। देखिए, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के तहत वन्य जीवों को प्रवासी प्रजातीय CMS के संरक्षण के लिए गुजरात के गांधीनगर में 13वें कोप शिखर सम्मेलन का आयोजन 17 से 22 फरवरी 2020 में किया गया था। इस सम्मेलन की विषय वस्तु प्रवासी प्रजातियां दुनिया की जोड़ती है और हम अच्छा अपने यहाँ स्वागत करते हैं। इस सम्मेलन की विषय वस्तु क्या थी? प्रवासी प्रजातियां दुनिया को जोड़ती है और हम अच्छा अपने यहाँ स्वागत करते हैं। ठीक है, भारत ने 1983 में जो ये बर्ड्स कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया था और इस संधि पर 1979 में जर्मनी के बोन में हस्ताक्षर किए गए थे। ये 1983 में लागू हुई थी। ठीक है, कोप सम्मेलन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या था? वन्य जीवों एवं प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित था। 13वां कोप सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में हुआ था। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल NDRF किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल NDRF है, वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। NDRF की स्थापना 2006 में हुई थी। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। आपदा प्रबंधन अधिनियम का पारित हुआ था 2005, इसके तहत 2006 में NDRF की स्थापना की गई थी और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2020। सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? अजय वॉरियर 2020 भारत ने किस देश के साथ किया था? तो भारत ने ये UK के साथ में किया था, यूनाइटेड किंगडम के साथ में किया था। अजय वॉरियर 2020 जो सैन्य अभ्यास है। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो CVC है, CVC के बारे में बात करते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। देखिए, एक वैधानिक निकाय निकाय बिल्कुल सही है। वर्तमान में संजय कोठारी मुख्य सतर्कता आयुक्त है। तो अभी हाल ही में संजय कोठारी को मुख्य सतर्कता आयुक्त बनाया गया था। ये वैधानिक आयोग है, 2 सही है। इसके 1+4 सदस्य होता है, ये गलत है। 1+2 सदस्य होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसका 1 और 2 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, केवल 1 और 2। देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त 1954 में के संतानम समिति की अनुशंसा पर, यह बार बार पूछा जाता है, के संतानम समिति की सिफारिश पर किसकी स्थापना की गई थी? तो CVC की स्थापना के संतानम समिति की स्थापना अनुशंसा पर की गई थी 1954 में। 2003 में इसे वैधानिक स्थिति का दर्जा प्राप्त किया गया था। 1 अध्यक्ष + 2 संयुक्त आयुक्त होते हैं, मतलब 1+2 होते हैं। ठीक है, इसका कार्यकाल 4-65 होता है। ठीक है, किसी का 5-65 या 6-65 तो सभी का होता है, लेकिन 4-65 सिर्फ इसी का होता है, CVC का। ठीक है, याद रखना। और वर्तमान में CVC कौन है? संजय कोठारी को बनाया गया है। ठीक, PM किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। PM किसान सम्मान निधि है, उसके संदर्भ में असत्य कथन बताना है। देखिए, इसका उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना है, ये तो सत्य कथन है। इसके माध्यम से किसानों को वर्ष में 3 किस्तों में 6,000 रुपये, ये भी सत्य कथन है। ठीक है, 2-2 हज़ार की 3 किस्तें थी, 6,000 आर्थिक सहायता दी जाएगी PM किसान सम्मान निधि के द्वारा। तो इसमें A B दोनों सही है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 48 पे बात करते हैं।
निम्नलिखित उद्योगों में से 8 कोर उद्योग में शामिल है। 8 कोर उद्योग में कौन कौन से उद्योग शामिल है? देखिए, कोयला शामिल, बिजली, कच्चा तेल, इस्पात व रिफाइनरी सभी है, वो 8 कोर उद्योगों में शामिल है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही 1 2 3 4 5 डी, 1 2 3 4 5 है, वो 8 कोर उद्योगों में शामिल है। ठीक है, प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 49 है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ऑपरेशन नमस्ते और ऑपरेशन वनीला, ठीक है, उपयुक्त में से किसका संबंध कोरोना वायरस के खिलाफ में लड़ाई से मदद करने में? देखिए, कोरोना वायरस से संबंधित किसका देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये कोरोना वायरस से संबंधित है, ऑपरेशन नमस्ते है कोरोना वायरस से संबंधित है, वनीला है ये नहीं होगा, तो इसमें 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की गई थी? तो वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की गई थी ओडिशा में। ठीक है, वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की गई थी ओडिशा में। ठीक है, सुर्खियों में रहे शहर पर विचार करना है। कौन सा शहर है जो सुर्खियों में रहा? देखिए, वुहान चीन का सुर्खियों में रहा है, साना यमन या फ्रैंकफर्ट जर्मनी, इनके बारे में जो सुर्खियों में रहे उन पे चर्चा करनी है। तो जो तीनों है तो तीनों ही सुर्खियों में रहते हैं, वुहान चीन, फ्रैंकफर्ट जर्मनी व साना यमन, तीनों ही सुर्खियों में रहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, प्रश्न नंबर 52 पे बात करते हैं, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। मंगोलिया, अफगानिस्तान, सूडान में भारत, इनमें से कौन सा देश भू अवध अर्थात लैंड लॉक है? कौन सा देश है भू अवध या लैंड लॉक है? यदि लैंड लॉक की बात करें तो इसमें मंगोलिया भी है लैंड लॉक। ठीक है, और अफगानिस्तान भी है, सूडान भी है। देखिए, भारत लैंड लॉक नहीं है। भू अवध का मतलब होता है कि किस चारों तरफ देश हो, भूमि हो, समुद्र नहीं हो, पानी नहीं हो। ठीक है, तो मंगोलिया, अफगानिस्तान और सूडान है वो तीनों लैंड लॉक है, जबकि भारत है वो इसमें नीचे हिंद महासागर, बंगाल खाड़ी व अरब सागर आ जाते हैं, इसलिए ये लैंड लॉक नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 2 3। इनमें से कौन सा देश द्वीपीय देश है? आइलैंड देश है। ठीक है, आइलैंड देश कौन सा देश है? तो इसमें आइलैंड जो है साइप्रस देश है, इसकी राजधानी निकोसिया, साइप्रस की राजधानी निकोसिया, वो आइलैंड देश है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 54 पर, निम्नलिखित राजधानियों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, राजधानी है और पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। नई दिल्ली इधर आ जाती है, बैंकॉक आ जाती है इधर, ठीक है, इंडियन जकार्ता आ जाती है और फिर नॉम पने आ जाती है। तो इसका जो सही कथन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 4 3। ठीक है, दिल्ली आ जाएगी, पश्चिम से पूर्व की देखनी है तो दिल्ली आ जाएगी, फिर बैंकॉक आ जाएगी, फिर नॉम पने आ जाएगी और फिर जकार्ता आ जाएगी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 2 4 3। 1 2 4 3 में क्या है? दिल्ली, बैंकॉक, नॉम पने और फिर जकार्ता। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर इनका सही क्रम है। यदि आप संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा करते हैं तो कुल कितने राज्य व केंद्र शासित से गुजरेंगे? ठीक है, तो 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। ये भारत में वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, जम्मू कश्मीर व लद्दाख, दमन व दीव नागर हवेली को 1 केंद्र शासित कर दिया गया है। ठीक है, तो इस वजह से 8 हो गए। इनमें से कौन सा स्थल देश भारत से संबंधित निकटतम देश है? ठीक है, तो कौन सा स्थल देश भारत के सबसे निकटतम देश है? इसने बात की है कौन सा देश भारत के सबसे निकटतम देश है, तो भारत के सबसे निकटतम देश है सुमात्रा। देश या स्थल की बात की, अगर देश भी हो सकता है, देश नहीं है तो स्थल भी हो सकता है। ठीक है, यदि देश इन्होंने देश की बात की तो देश ये मॉरिशस एक देश है, बाकी ये 3 इंडोनेशिया के भाग है, बोर्नियो, जावा व सुमात्रा। ठीक है, लेकिन इसने स्थल की भी बात की है, या स्थल या देश में से कौन सा सबसे निकटतम है, तो जो सुमात्रा द्वीप है वो सबसे निकटतम है। ठीक है, इनमें से किन बिंदुओं के बीच सबसे अधिक दूरी है? किन बिंदुओं के बीच सबसे अधिक दूरी है? तो देखिए, कच्छ का रण व मिसमी पहाड़ियाँ, काराकोरम श्रेणी व कुमारी अंतरिम द्वीप तथा गिर पहाड़ियाँ व गारो पहाड़ियाँ, लद्दाख व देखिए कच्छ का रण है गुजरात में, मिसमी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे असम में। ठीक है, मतलब उत्तरी पूर्वी भारत में है। काराकोरम श्रेणी ऊपर है, कुमारी अंतरिम द्वीप कन्याकुमारी वाला, और काराकोरम श्रेणी है वो जम्मू कश्मीर में है। तो ये सबसे दूर वह ये है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गिर पहाड़ियाँ गुजरात वाली और गारो पहाड़ियाँ मेघालय वाली, और लद्दाख श्रेणी अनामलई पहाड़ियाँ, अनामलई हो गई साउथ में और लद्दाख पहाड़ियाँ हो गई जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी व कुमारी अंतरिम द्वीप। लक्षद्वीप अवस्थित है, तो लक्षद्वीप अरब सागर में अवस्थित है।
भारत के कौन से राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों सीमा से साझा करते हैं? ठीक है, तो कौन सा राज्य हैं जो बांग्लादेश व म्यांमार दोनों से सीमा साझा करते हैं? तो एकमात्र त्रिपुरा राज्य है जो दोनों से सीमा साझा करता है। ठीक है, मिजोरम व ये मणिपुर है, ये दोनों से साझा नहीं करते हैं। ठीक है, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आ गए हैं रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन में मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, अगर नहीं हो तो आप कमेंट करना कौन सा क्वेश्चन सॉल्यूशन बताना है, उनका मैं सॉल्यूशन बता दूंगा आपको वापस। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें जैसे आंसर 1 आ जाएगा, 78 के 511 से पूर्णतः विभाजित है, तो के कौन सी संख्या आएगी? तो के आ जाएगा 1, के की जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 90 है, तो उनके अंतर का वर्ग 46 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो दो संख्याओं के वर्गों का योग 90 है, उनके अंतर का वर्ग 46 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा 22। ठीक है, प्रश्न नंबर 63 है, 110 व 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 110 से 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 110 और 120 के बीच अभाज्य संख्याएं इसमें दे ही नहीं रखी है, आंसर इसमें इन्होंने नहीं तैयारी किया था। ठीक है, निकालना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन 63 है, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है, तो वह क्या संख्या होगी? ठीक है, तो ये 18 और 29 होगी। 3 से गुणा करने पर बनी 100 व 200 के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? तो 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं का योग 49-50 होगा। शर्त यह है कि वो 3 से गुणा करके बनी है। ठीक है, और किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, उसी संख्या को 8 से भाग देने पर 5 शेष बचेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 67 है, 17 की पावर 200 को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या हो जाएगा? तो शेषफल 1 हो जाएगा। ठीक है, 75 से 97 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? 75 से 97 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग 1978 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर है ये देख लीजिए, दे रखा है। और 70 में C3 पुलिस में इसका भी सही आंसर दे रखा है 97। और 71 का सही आंसर है 46 हो जाएगा। 72 का भी आंसर देख लीजिए, हो जाएगा। इसमें आप स्क्रीनशॉट लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। 73 का भी आंसर ये दे रखा है इसमें। 74 का जो आंसर है, समुद्र पानी को बादल हुए, तो इसमें सही हो जाएगा हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? ठीक है, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा? समुद्र में उड़ेगा, क्योंकि आकाश को समुद्र कहते हैं। ठीक है, 75 में किसी कोड भाषा में टिक जिक पिक को सी इज गुड पिक नी इज इसको लिखा जाता, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, तो गुड का कोड बताना है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्न ये आपके सामने है, इसका आंसर हो जाएगा पिक 1। ठीक है, और 76 सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या इन्होंने 1 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ठीक है, तो इसमें 2 इसने सही लिखा है, ये आंसर की में मिस्टेक होगी फिर। ठीक है, 1 ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ये सही है इनके, ये आंसर इन्होंने गलत किया है, ये गलत है दे रखा है। ठीक है, और 77 में इसका आंसर 28 दे रखा है इन्होंने, और 78 में 49, और 79 है का वर्षा जब कृषि सुखाने की लोकोक्ति का क्या अर्थ है? का वर्षा जब कृषि सुखाने लोकोक्ति का क्या अर्थ है? हानि हो चुकने के बाद उपचार करने से क्या लाभ? ठीक है, तो ये एक लोकोक्ति हिंदी का, इसका सही आंसर हो जाएगा 1। अब प्रश्न नंबर 80 पे बात करते हैं, परिपत्र के संबंध में सही कथन है। परिपत्र के संबंध में कौन सा सही कथन है? तो यह शासकीय पत्र, ज्ञापन व आदेश पत्र होता है, बिल्कुल सही है। किसी कार्यालय को एक साथ अनेक प्रस्तियाँ भेजा जाता है, तो परिपत्र के संबंध में दोनों कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, प्रश्न नंबर हम बात करते हैं 81 में, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेष अधिकारों का अभाव है, अवरोधों का अभाव है, प्रतिस्पर्धा का अभाव है, विचारधारा का अभाव है, तो इसमें 1 नंबर से हो जाएगा, विशेष अधिकारों का अभाव है। देखिए, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ है, समाज में समानता हो जाएगा तो निश्चित अधिकारों का अभाव के कारण ये सही हो जाएगा। ठीक है,
स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि एक प्रयोग लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का है। बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 83, निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है? तो भारत की संविधान की उद्देशिका में यदि विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, आर्थिक स्वतंत्रता शामिल नहीं है, बिल्कुल आंसर बी सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी प्रश्न नंबर 84 पे बात करते हैं। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। देखिए, रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह कब हुआ था, ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इन तीनों को घटनाओं को कालक्रम के अनुसार जमाना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, फिर भारत छोड़ो आंदोलन और लास्ट में रॉयल इंडिया विद्रोह। तो 3, 2, 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इजी प्रश्न था इसमें, क्योंकि काफ़ी सालों का अंतर दे दिया था इन्होंने। 1900 जैसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन 42, और फिर इंडियन नेवी विद्रोह 45, तो इनमें काफ़ी अंतर था। तो वो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई थी। देखिए दोस्तों, मैथ्स के क्वेश्चन जो मैंने अभी ऊपर में मतलब फटाफट में करवाए थे, तो इसका देखिए, इस पेपर करवाने का उद्देश्य यह था कि इसमें मुख्यतः जो लेवल था वो जीके का लेवल चेक करना था, ठीक है। मैथ्स का लेवल है जो सभी को पता है कि आर्ट्स लेवल के और साइंस सभी लेवल के बंदे देते हैं, तो इतना हार्ड लेवल का मैथ्स का नहीं आता है, नॉर्मल लेवल आता है। तो 20 में से 15 क्वेश्चन लगभग कर सकता है अगर थोड़ा बहुत अगर कोई पढ़ता है तो इसमें महत्वपूर्ण है जो जीके महत्वपूर्ण है, इसलिए हम जीके का क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। मैथ्स के क्वेश्चन है वो एक बार शो करके स्किप कर देंगे, ताकि आप अगर जिसको करना है वो आप देख सकते हैं क्वेश्चनों का लेवल। बाकी हमारा फोकस है वो जीके पर रहेगा, ठीक है। और अगर आप भी अगर इस लेवल देखने के बाद में आप भी अगर टेस्ट कर सकते हैं कि आपको भी अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका सारा प्रोसेस बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। आप एक बार इसका लेवल देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 86 पे, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था, ठीक है। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो देखिए, भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम था, आंसर सी सही होगा, भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण, ठीक है। भारतीय हस्तशिल्प का में निर्यात वृद्धि नहीं होगा, भारत के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि भी नहीं होगा, नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि भी नहीं होगा। भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण है वो आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था, ठीक है। और फिर प्रश्न नंबर 87 है, आप हिमालय की यात्रा करते हैं तो इनमें से किस वृक्ष के पाए जाने की संभावना है? आप हिमालय की यात्रा करते हैं तो आप कौन कौन से वृक्ष देखते हैं, इसकी बात करनी। हिमालय मतलब हिमालय एक पर्वत है, इसलिए हमें पर्वतीय वनों की बात करनी है। देखिए, चीड़ है वो हिमालय में पाया जाता है, पाइन है वो हिमालय में पाया जाता है, देवदार है वो हिमालय में पाया जाता है, महोगनी वृक्ष है वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है जो हिमालय में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, ठीक है। ये पर्वतीय वन है जो हिमालय में पाए जाते हैं, 1, 2, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चीड़, पाइन, देवदार पर्वतीय वन है और महोगनी उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, ठीक है। प्रश्न नंबर 88 पे बात करते हैं, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी नदियां हैं। उपयुक्त नदियों का अफवाह के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में दर्शाना है। जैसा भारत के अंदर जो नदियों का बहने का क्रम है उत्तर से दक्षिण के अंदर इसको दर्शाना है। तो देख लीजिए, यह जैसे भारत है, ठीक है, और इसके अगर जैसे नदियों की हम बात करें तो जो सबसे उत्तर में नदी बहती है वो महानदी आती है, फिर गोदावरी आती है, फिर कृष्णा आती है और फिर अंत में कावेरी आती है। ये नदियों का ये क्रम है, वो ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले आएगी महानदी, 2 नंबर महानदी, फिर गोदावरी 1 नंबर, फिर कृष्णा 4 नंबर, फिर कावेरी 3 नंबर, ठीक है। 2, 1, 4, 3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा व सबसे छोटा राज्य, तो सबसे बड़ा है राजस्थान, सबसे छोटा है गोवा, आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है। सरकारी नियम, आदेश, नियुक्ति, अवकाश आदि से संबंधित सूचना को संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, उसे कहते हैं, तो उसे अधिसूचना कहते हैं, ठीक है। सरकारी नियम क्या आता है? अधिसूचना होती है। भारत का छोटा नागपुर का पठार का महत्व इसलिए है क्योंकि तो ये खनिज संपदा से समृद्ध है। राजनीतिक, वर्षा कम, नदियों का जाल नहीं है, इसमें खनिज संपदा से संबंधित है, इसलिए छोटा नागपुर का पठार का महत्व है। इनमें से किन शक्तियों के बीच सालवाई की संधि? तो सालवाई की संधि वे अंग्रेजों व मराठों के बीच हुई थी, ठीक है। आंसर बी सही होगा। भारत में व्यक्तिगत नीति का
क्रियान्वयन किसने किया था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यक्तिगत नीति दी थी लॉर्ड डलहौजी ने। आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 1848 से 56 के बीच में लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत नीति के सिद्धांत का क्रियान्वयन किया था। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले हैदराबाद रियासत ने अंग्रेजों से सहायक संधि की थी। तो हैदराबाद रियासत ने अंग्रेजों से सहायक संधि सबसे पहले की थी। ठीक है, और व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत सबसे पहले सतारा रियासत व्यक्तिगत हुई थी। तो इसमें दोनों ही कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही सत्य। ठीक है, 1798 में हैदराबाद रियासत ने ब्रिटिश हुकूमत से सहायक संधि की थी। 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत नीति के तहत सर्वप्रथम सतारा रियासत को व्यक्तिगत किया था। तो दोनों ही कथन सत्य थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 पे बात करते हैं। एक तरफ विद्रोह का केंद्र है 1857 क्रांति के, एक तरफ विद्रोह का केंद्र है, एक तरफ नेता है। इसमें से कौन सा सुमेलित है वो देखना। जैसे लखनऊ है, लखनऊ में नेता कौन थे? बेगम जीनत महल। तो ये गलत है, लखनऊ में बेगम जीनत महल नहीं थी, बेगम हजरत महल थी। बिहार कुंवर आरा सिंह, बिल्कुल सही है। जगदीशपुर पटना बिहार कुंवर आरा सिंह थे। कानपुर में तात्या टोपे नहीं थे, नाना साहब थे। तात्या टोपे ग्वालियर में थे। तो इसका जो सही कथन है केवल 2 ही होंगे। ठीक है, केवल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कानपुर में नाना साहब और लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। ये किसका कथन है कि समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, एक जाति और एक धर्म है? तो श्री नारायण गुरु का ये कथन है। समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, एक जाति एवं एक धर्म है। एक ईश्वर, एक जाति और एक धर्म है, ये श्री नारायण गुरु का कथन है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तरफ संगठन है, एक तरफ संस्थापक है। बहिष्कर हितकारिणी सभा का जो संगठन किया था महात्मा गांधी ने, ये गलत है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन है वो भीमराव अम्बेडकर ने किया था। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति का संगठन भी भीमराव अम्बेडकर ने किया था। बैतूल स्कूल है वो जेईडी ने किया था। ठीक है, तो पहला एक गलत है, 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन 1924 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। और 2 और 3 क्या थे? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ का भी भीमराव अम्बेडकर ने किया था और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी अम्बेडकर ने किया था। इन दोनों संस्थाओं का गठन अम्बेडकर ने किया गया था, जबकि बैतूल स्कूल का जेईडी ने किया गया था। 99 है ब्रह्म समाज के बारे में गलत कथन छांटना है। ठीक है, तो ब्रह्म समाज में एकेश्वरवाद का विश्वास था, बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज का एकेश्वरवाद में विश्वास था। इसके अनुसार परमात्मा निर्गुण एवं निराकार है, बिल्कुल सही है। इसका बाद में नाम परिवर्तित होकर ब्रह्म सभा हो गया, ये गलत कथन है। देखिए ब्रह्म समाज के बारे में अगर सही है तो देखिए सबसे पहले जो गठन हुआ था उसका नाम था ब्रह्म सभा, उसके बाद में इसका नाम ब्रह्म समाज हुआ था। सबसे पहले नाम था ब्रह्म सभा, बाद में ब्रह्म समाज हुआ था। और ये कह रहा है कि इसके बाद में नाम ब्रह्म समाज हो गया, तो ये उल्टा कथन है, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। इसका संस्थापक राजा राममोहन राय, ये सही है। तो गलत कथन का चयन कर रहा था, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगस्त 1818 में ब्रह्म सभा का गठन किया गया था, जिसका बाद में नाम परिवर्तित कर ब्रह्म समाज किया जाने लगा। ठीक है, समाज सुधार हेतु स्थापित परमहंस मंडलियां किस क्षेत्र में क्रियाशील थी? तो देखिए परमहंस मंडलियां थी वो महाराष्ट्र में क्रियाशील थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 1849 में परमहंस मंडलियां स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह की वकालत करना था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 101, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, 14 व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछा है, और एसबीआई का राष्ट्रीयकरण, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिया। ठीक है, इनमें से सही कालक्रम के अनुसार जताना। तो देखिए सबसे कालक्रम में सबसे पहले आएगा आरबीआई 1935 था, उसके बाद में आएगा एसबीआई 1955 था, और उसके बाद में 1969 आएगा 14 बैंकों की सभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 2। ठीक है, तो 1, 3, 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1935 आरबीआई, 1955 एसबीआई और 1969 वो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, रेपो दर के संबंध में गलत कथन छांटना है। देखिए रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालिक ऋण देता है, तो ये कथन सत्य है। इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को बिना जमानत के ऋण दिया जाता है, ये गलत कथन है। इसके लिए जमानत सिक्योरिटी ली जाती है। ठीक है, इसकी दर में कमी का तात्पर्य है कि बाजार में तरलता की वृद्धि होगी, बिल्कुल सही है। यदि इसकी दर में कमी घट जाती है तो बाजार में तरलता की वृद्धि होती है, तो यह कथन भी सत्य है। तो इसमें कौन सा सत्य होगा? ये होगा। ठीक है, जैसे अगर एक्सप्लेनेशन अगर वापस देख लेते हैं तो
रेपो दर वाणिज्यिक बैंक प्रतिभूतियों की जमानत के रूप में रखता है, सिक्योरिटी को जमानत के रूप में रखता है वाणिज्यिक बैंक, ठीक है। रेपो दर की कमी के लिए होने पर इसकी तरलता की लिक्विडिटी बढ़ती है, अर्थात तरलता बढ़ती है बाजार में। प्रश्न नंबर 103 है नैतिकता मोर समिति का उद्देश्य था। तो ये नैतिकता मोर समिति है वो वित्तीय समावेशन से संबंधित थी, ठीक है। वित्तीय समावेशन किसका है? नैतिकता मोर समिति वित्तीय समावेशन से संबंधित थी। देखिए आरबीआई ने सितंबर 2013 में नैतिकता मोर समिति का गठन किया गया था, ये वित्तीय समावेशन से संबंधित थी। कब किया गया था? सितंबर 2013 में। बेसल मानक संबंधित है। बेसल मानक किससे संबंधित है? तो बेसल मानक है बैंकिंग सुधार से संबंधित है। प्रश्न नंबर 105 पे बात करते हैं भीम ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भीम ऐप के संदर्भ में देखिए भीम ऐप अगर आप सबने डाउनलोड किया है तो इसको आंसर आराम से कर पाएगा, वो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। वित्तीय लेन देन हेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किया था, बिल्कुल सही है। इस ऐप का प्रयोग बिना इंटरनेट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी सही है, 1 2 3 तीनों सही है। कोबे ब्रायंट जिसका हाल ही में निधन हो गया था किस खेल से संबंधित है? कोबे ब्रायंट था, हाल ही में निधन हुआ था, ये बास्केटबॉल से संबंधित था, ठीक है। और प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग किस देश से हैं? तो ग्रेटा थनबर्ग थी वो स्वीडन की थी, आंसर सी सही हो जाएगा, स्वीडन। प्रश्न नंबर 8 कट कॉपी पेस्ट के आविष्कारक का नाम बताइए। तो कट कॉपी पेस्ट का आविष्कारक था लैरी टेस्लर। प्रश्न नंबर 109 हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक हवा से प्रक्षेपित परमाणु सक्षम क्रूज मिसाइल रॉयड सेकंड का प्रक्षेपण किया गया था? किस देश ने रॉयड सेकंड का प्रक्षेपण किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। इक्रोना क्या है? इक्रोना क्या है? कोरोना वायरस से संबंधित डिजिटल जानकारी हेतु प्लेटफॉर्म इक्रोना, बिल्कुल नहीं। विश्व की पहली केंद्रीय डिजिटल मुद्रा, तो इक्रोना है विश्व की पहली केंद्रीय डिजिटल मुद्रा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी साइबर अटैक जिसने कई बैंकों की गुप्त सूचनाएं चोरी की, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल, जिस गरीबी उन्मूलन, ये सारे कथन गलत है, इसका सही हो जाएगा ये। 30 मार्च को इनमें से किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 30 मार्च को अपने राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। निर्विक योजना का प्रयोजन है। तो देखिए निर्विक योजना कृषि उत्पादक में वृद्धि कर किसानों की 2022 तक आय दुगुनी करना, यह निर्विक योजना का प्रयोजन नहीं है। देश में निर्यात को बढ़ावा देना ही निर्विक योजना का प्रयोजन है, इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे निर्विक योजना के बारे में अगर पढ़ें तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा तैयार की गई योजना है। इसका क्रियान्वयन एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत किया जाएगा। इसका मूल उद्देश्य देश में निर्यात को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धी बनाना तथा निर्यातकों के हित को सुरक्षित रखना है। सर्वप्रथम इसे बजट 2019-20 में लॉन्च किया गया। तो बजट 2019-20 में लॉन्च किया गया था। कौन सी योजना? निर्विक योजना। किससे संबंधित है? निर्यात को बढ़ावा देने से संबंधित है। किस मंत्रालय से संबंधित है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है। इसका क्रियान्वयन एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के तहत किया जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 113 पे, निम्नलिखित संगठन पर विचार कीजिए। नीति आयोग, पीएम केयर फंड, अंतर्राष्ट्रीय परिषद। उपयुक्त संगठन में से किस संगठन का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं है? तो प्रधानमंत्री तीनों ही संगठनों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। पीएम केयर फंड का भी प्रधानमंत्री है, नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री है और अंतर्राज्यीय परिषद का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। 1 2 इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसने प्रश्न पूछा है किसका प्रधानमंत्री नहीं है, तो 1 2 3 तो तीनों का नहीं है, तीनों का प्रधानमंत्री होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है? वो राजस्थान में स्थित है। मुकुंदरा हिल्स अपने राजस्थान में, दर्रा अभ्यारण्य कोटा। प्रश्न नंबर 115 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है तो यह संवैधानिक निकाय है। इस आयोग में अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं, तो इसका दोनों कथन सत्य है, 1 और 2। ये संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति है वो एक संवैधानिक निकाय है और इसके अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं, ये दोनों कथन ही सत्य है। देखिए विधि आयोग के संदर्भ में गलत कथन बताना है, ठीक है। तो हाल ही में 22वें विधि आयोग का गठन किया गया था, बिल्कुल सही है। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग MC शीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया गया था, ये दोनों कथन भी सत्य हैं। और ये एक विधिक आयोग है। देखिए विधि आयोग की बात की है इन्होंने,
तो विधि आयोग है वो लीगल कमीशन नहीं है, ना ही तो विधिक है और ना ही संवैधानिक है। विधि आयोग है वो एक कार्यकारी आयोग है जो भारत सरकार द्वारा गठन किया जाता है। ठीक है, तो पहले और दो कथन इसमें सत्य है, इसने गलत कथन की बात की है तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, विधि आयोग न तो संवैधानिक निकाय है और न ही वैधानिक निकाय है, ये भारत सरकार के आदेश द्वारा गठित एक कार्यकारी निकाय है। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम्पी किस राज्य की राजधानी थी? तो हम्पी विजयनगर की राजधानी थी। ठीक है, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। प्रश्न नंबर 119 पे बात करते हैं, एक तरफ आंदोलन और संस्था दे रखी, एक तरफ नेताओं के नाम दे रखते हैं, इनको युग्म पर विचार करना है। तो देखिए, जस्टिस आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों में विधायकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने से संबंधित था। आत्म सम्मान आंदोलन है वो ब्राह्मणवाद का विरोध से संबंधित था। वह धर्म सभा है वो रूढ़िवादी तत्वों को संरक्षित करने से संबंधित था। तो तीनों आंदोलन व संस्था है तो ये तीनों ही सुमेलित है। ठीक है, तो तीनों ही इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। जैसे जस्टिस आंदोलन है गैर ब्राह्मण जातियों में विधायकों से संबंधित प्रतिनिधि बढ़ाना था। आत्म सम्मान आंदोलन है वो ब्राह्मणवाद से संबंधित था। धर्म सभा व रूढ़िवादी तत्वों से संरक्षित करना था। तीनों ही सुमेलित है, तीनों ही सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 120 पे बात करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में आर्य बांधव समिति का योगदान क्या था? तो यदि आर्य बांधव समिति का गठन हुआ था वो क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। आर्य बांधव समिति थी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी अनंत लक्ष्मण करकरे इनमें से किस संस्था से जुड़े थे? तो अनंत लक्ष्मण करकरे हैं वो अभिनव भारत समाज से जुड़े हुए थे। देखिए, अनुशीलन समिति नहीं थी, होम रूल लीग भी नहीं था, गदर पार्टी भी नहीं था। अनंत लक्ष्मण करकरे था वो अभिनव भारत समाज से संबंधित था। ठीक है, प्रश्न नंबर 122, अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संगठनों पर विचार करना है। अनुशीलन समिति, अभिनव भारत समिति, इंडियन होम रूल लीग और गदर पार्टी, इनमें से क्रांतिकारी संगठनों का सही कालक्रम है। इन्होंने कालक्रम पूछा है तो देखिए, अनुशीलन समिति है वो 1902 में थी, उसके बाद में अभिनव समाज आई थी 1904 में। ठीक है, अनुशीलन समिति 1902, 1904, फिर इंडिया होम रूल सोसाइटी और फिर गदर पार्टी। तो 1 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, अगर इसके ईयर देख लें तो 1902 अनुशीलन समिति, अभिनव भारत समाज 1904, इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 और गदर पार्टी 1913। ठीक है, बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक महत्वपूर्ण परिणाम स्वदेशी आंदोलन के रूप में सामने आया। ठीक है, बंगाल विभाजन तब तक जारी रहा जब तक असहयोग आंदोलन प्रारंभ नहीं हुआ था। तो दूसरा कथन गलत है, बंगाल विभाजन असहयोग आंदोलन तो 1919 में प्रारंभ हुआ था, तो बंगाल विभाजन है वो तो 1911 के जो दरबार में भी रद्द हो गया। तो दूसरा कथन गलत हो गया, केवल एक सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, बंग बंग आंदोलन के पश्चात स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था और 1911 में बंग बंग रद्द हो गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, मुस्लिम लीग का उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाना नहीं था, बंगाल विभाजन का विरोध कर स्वतंत्रता ये भी नहीं था। मुस्लिम लीग का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना। ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना ही मुस्लिम लीग का एकमात्र उद्देश्य था। ठीक है, इनमें से किसके बीच ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट हुआ था? इनमें से किसके बीच ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट? तो देखिए, लखनऊ पैक्ट हुआ था वो कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा डी सही। निम्नलिखित में से किसने मोंटेग्यू घोषणा को, देखिए मोंटेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा था? तो मोंटेग्यू घोषणा का भारत का मैग्ना कार्टा कहा था उदारवादियों ने। किसने कहा था? उदारवादियों ने। किस कारण कांग्रेस में द्वितीय विभाजन हुआ था? देखिए, कांग्रेस में द्वितीय विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस में 1919 के सुधारों को लेकर द्वितीय विभाजन हो गया था। ठीक है, तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 सूरत अधिवेशन, और द्वितीय जो विभाजन हुआ था वो 1919 के सुधारों को लेकर हुआ था। 1919 के सुधारों को लेकर कांग्रेस में उत्पन्न मतभेद हुआ था, द्वितीय विभाजन कहते हैं उसे। और 1907 प्रथम विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन के समय। उग्रवादियों व उदारवादियों दोनों एक दूसरे अलग हुए थे। ठीक है, गांधी इरविन समझौता इनमें से क्या परिणाम नहीं था? गांधी इरविन समझौता का इनमें से कौन सा परिणाम नहीं था? तो देखिए, सविनय वेगी आंदोलन की समाप्ति थी, कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में हिंसा लेने की भी बात की गई थी, विदेशी कपड़ों में शराबी दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार की बात की गई थी, सभी क्रांतिकारियों को रिहा करने का उन्होंने आदेश नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ कुछ ही क्रांतिकारियों को रिहा देने की बात की गई थी। तो ये इसका परिणाम नहीं था, गांधी इरविन समझौते का ये परिणाम नहीं था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, सभी राजनीतिक बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश दिया था। तो इन्होंने हिंसा का आरोप नहीं था
उनको ही सिर्फ रिहा करने का आदेश दिया गया था। ठीक है, जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप था उनको रिहा करने का आदेश नहीं दिया गया था। जैसे लाहौर षड्यंत्र केस, जिसमें जो राजगुरु और सुखदेव को उनको फांसी दी गई थी, अगर वो गांधी जी इस समय सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का आदेश दे देते तो उनको आज फांसी नहीं होती थी। ठीक है, राष्ट्रीय योजना समिति के संदर्भ में गलत कथन है। राष्ट्रीय योजना समिति के संबंध में गलत कथन की बात करनी, नेशनल प्लानिंग कमीशन, तो देखिए हरिपुरा अधिवेशन के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। सुभाष चंद्र बोस, लाल श्रीराम विश्व समिति के सदस्य थे, तो ये इसका गलत कथन है। ठीक है, राष्ट्रीय योजना समिति है तो हरिपुरा अधिवेशन में इसकी स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू है इसका अध्यक्ष थे। सबसे पहले राष्ट्रीय योजना समिति और जवाहरलाल नेहरू ही ने शुरू की थी और ये इसका अध्यक्ष थे, तो ये दोनों कथन सत्य है। गलत कथन है तो ये इसका गलत कथन है। सुभाष चंद्र बोस और श्रीलाल वे विश्व समिति के सदस्य नहीं थे। अगस्त प्रस्ताव का इनमें से क्या परिणाम था? अगस्त प्रस्ताव का परिणाम की बात की उन्होंने, तो अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, तो इसका जो परिणाम था अगस्त प्रस्ताव का परिणाम, तो उसके बाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। इसका परिणाम था व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, अब 131 से कुछ रीजनिंग के प्रश्न है, आप सोल्व कर लीजिएगा। रीजनिंग के प्रश्न सोल्व इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ जीके तक था और पेपर का लेवल देखने का था। ठीक है, ताकि आप भी अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो तो लेवल देके आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो जो पेपर है ऑनलाइन टेस्ट आयोजित होंगे उन पर चर्चा हम डेली और हर पेपर पे करेंगे। शेड्यूल पेपर पे भी हमने चर्चा की थी और बड़े पेपर पे भी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके आप क्वेश्चन देख लीजिए और आंसर भी इसमें दे रखे हैं साथ में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, और अगर आप ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपका पूरा प्रोसेस आपको समझा दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये 134। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। 135 ये देख लीजिए आप प्रश्न। हम एक बार जीके पर जो प्रश्न है उन पर चर्चा कर लेते हैं। ये कोई इतने हार्ड फास्ट क्वेश्चन नहीं है, रीजनिंग वाले प्रश्न। देखिए 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? ठीक है, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 139 है, 139 वाला भी कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं है। अब बात करते हैं 140 पर। ये वापस जीके के क्वेश्चन है। 140 से 150 तक 10 क्वेश्चन और देख लेते हैं। 150 क्वेश्चन है। तो देखिए, डैन डेविड प्राइज 2020 इस वर्ष अनेक वैश्विक व्यक्तित्वों को प्रदान किया गया है। इस वर्ष किस भारतीय को यह पुरस्कार से नवाजा किया गया था? डैन डेविड प्राइज 2020 है, तो ये किस भारतीय को दिया गया था? तो प्रोफेसर गीता सेन को डैन डेविड प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 पे बात करते हैं। पेमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पेमेंट बैंक पर, तो ये केवल जमा स्वीकार करते हैं लेकिन ऋण नहीं देते हैं। पेमेंट बैंक ये डेबिट व क्रेडिट कार्ड दोनों जारी करते हैं। इनमें सही कथनों पर विचार करना है। तो इसका जो सही कथन है वो सिर्फ 1 हो जाएगा। ये केवल जमा स्वीकार करते हैं लेकिन ऋण नहीं देते हैं, तो इसका सही कथन है केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, और जो पेमेंट बैंक है सिर्फ डेबिट कार्ड जारी करते हैं, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करते हैं। जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक है, ये सिर्फ डेबिट कार्ड जारी करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई देश में वित्तीय समावेशन के समर्थन में सहायता करता है। एनपीसीआई ने एक कार्ड भुगतान स्कीम प्रचलन प्रारंभ की थी। ठीक है, तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, इनमें से दोनों ही कथन सही है। भारतीय जो राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई देश में वित्तीय समावेशन के समर्थन में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। और एनपीसीआई एक कार्ड भुगतान स्कीम इन्होंने प्रारंभ की थी। दोनों ही कथन इसके लिए सत्य है। प्रश्न नंबर 143 पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? भारत के सभी एटीएम को कौन जोड़ता है? तो एनपीसीआई ही भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है। देखिए, भारतीय बैंक एसोसिएशन गलत है। ये तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड, ये भी गलत है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। एनपीसीआई ये भारत के सभी एटीएमों को जोड़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक है, भी गलत आंसर हो जाएगा। आप भारतीय रिजर्व बैंक मत कर देना। ठीक है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? ठीक है, देखिए 10 अंश जलमार्ग है, मतलब 10 डिग्री जलमार्ग की बात की उसने। 10 डिग्री जो
अक्षांश रेखा उसके बारे में बात की गई है, तो अब अंडमान निकोबार इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 जून योजना क्या थी? तो देखिए 3 जून योजना भारत पाकिस्तान के विभाजन का आधार थी। भारत पाकिस्तान का विभाजन इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी? देखिए तो हेराल्ड डोमर पर पहली ही पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, दूसरी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तरलता समायोजन सुविधा एवं सीमांत स्थायी सुविधा का संबंध है। तरलता समायोजन सुविधा एवं सीमांत स्थायी सुविधा का संबंध क्या है? तो दोनों बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 148 है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी जुलाई 1982 में। ठीक है, मुद्रा बैंक कितने रुपए तक ऋण उपलब्ध करा सकता है? मुद्रा बैंक कितने रुपए तक ऋण उपलब्ध करा सकता है? तो मुद्रा बैंक 10 लाख तक ऋण उपलब्ध करा सकता है। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आरआरबी एक्ट है 1976 द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त है। इसमें कुल ऋण दान का 75% प्राथमिक क्षेत्रों को दिया जाता है। ठीक है, तो ग्रामीण अगर बैंकों